हेलो एवरीवन, ये आपके क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी के मोशन को पर्टिकुलरली डिफाइन करने के लिए जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमको ज़रूरत होती है उसके डायनेमिक्स को दिखाने के लिए हम अभी उनको कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है वो है एक्सेलरेशन, और ये लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोशन को डिफाइन मतलब मोशन को अच्छी तरीके से और ज़्यादा जानने लगेंगे। तो एक्सेलरेशन हमारे पास लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होती है आपके पास? देखिए, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जब भी कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज करेगी, देखो आप एक थोड़ा सा चलते हैं हम। मोशन दो तरीके का रहता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा। जैसे स्कूल में सब बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक जैसे लगते हैं, तो यूनिफॉर्म का मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो ऐसा मोशन जिसमें उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ, लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी चले तो इसकी कंडीशन क्या है? वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट चीज़ें वे होती है जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज ना करें। तो लगातार अगर कोई एक बॉडी लगातार जैसे 50 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मोशन कैसा होगा आपके पास? यूनिफॉर्म मोशन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे बॉडी की तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखिए भाई, वेलोसिटी जो है ये आपको बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें स्पीड तो रहती है प्लस डायरेक्शन भी रहती है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो स्पीड के बारे में बताता है, और प्लस क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो अगर इसको चेंज करना है तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड चेंज करने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी आपके पास सेम रहेगी। तो ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है लगातार, और सेम वेलोसिटी होने की क्या कंडीशन है? एक ही डायरेक्शन रहनी चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम while moving in straight line in same direction। अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, तो उसके मोशन को आप यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब मैंने डिस्टेंस की यूज़ करा, मैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहा था। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब कोई बॉडी अपने डायरेक्शन चेंज नहीं करती है तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। फॉर एग्जांपल, आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, मान लो आपको 50 मीटर जाना है, ठीक है। अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, लगातार उसी तरफ चल रही है, तो इस टाइम पे अगर आपसे पूछूं कि जब ये बी पे पहुंच जाती है तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, आप बोलेंगे 50 मीटर। मैं पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इस टाइम पे यही है, आप बोलेंगे 50 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होने की कंडीशन क्या थी आपके पास? यही कंडीशन थी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे बिना चेंज अपनी डायरेक्शन चेंज करे, तो यही तो कंडीशन थी आपके पास, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड लिखा है, क्योंकि मैं आगे मेंशन कर चुका हूँ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बिना डायरेक्शन चेंज करे। अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर दी कहीं पर भी, तो डायरेक्शन चेंज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, चेंज हो जाती है। ओके, इसलिए कंडीशन दी। तो सपोज करो आपके पास एक बॉडी है, वो ए से बी क्या करना है आपको? इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम में। तो ये ए से बी जाती है, मान लो ये आपके पास 10 मीटर का डिस्टेंस है और इसको लगती है 2 सेकेंड। फिर ये बी से सी जाती है, सपोज करो ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है और इसमें भी लगी इसको 2 सेकंड। सी से डी ये भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, इसमें भी लगी 2 सेकंड। तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में। तो अगर आप इसकी इस टाइम पे स्पीड या वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो क्या फॉर्मूला था आपके पास? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 10/2 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड। तो थ्रू आउट द मोशन इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है एक जैसी बनी हुई है। तो ये बॉडी आप बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, एक और मोशन होता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नाम से समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म में एक जैसी वेलोसिटी होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी एक जैसी नहीं रहेगी। तो वेलोसिटी डज चेंजेस, वेलोसिटी डज चेंजेस, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज होती रहे उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जैसे मान लो आपके पास, कैसे डिफाइन कर सकता हूँ मैं, आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस दे दिए 10 मीटर के, एक बार देखा कि 1 सेकंड में कवर कर रहा है, अगली बार देखा कि ये 5 सेकंड में उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अगली बार देखा कि इसको सिर्फ 2 सेकंड लग रही है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, यहाँ आती है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ आती है 10/5 मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आती है 5 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग होगी ना वेलोसिटी आपके पास। तो वेलोसिटी जब डिफरेंट हो, या इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोले, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है अनइक्वल टाइम में, भाई ये भी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो इक्वल डिस्टेंस है पर टाइम अलग अलग लगा रही है, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, इस तरीके से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी कोई बॉडी कोई इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर कर रही हो, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा, पहली मैं देखता हूँ कि एक बॉडी 2 सेकंड में, मैं टाइम एक जैसा ले रहा हूँ कि बार 2 सेकंड में जा रही है 10 मीटर, मैंने अगली 2 सेकंड में देखा कि ये 20 मीटर जा रही है, मैंने अगली 2 सेकंड में देखा कि ये 2 ही मीटर गई है। तो अभी भी मैं इससे वेलोसिटी पूछूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो यहाँ पर आएगी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आएगी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आएगी 1 मीटर पर सेकंड। तो अभी भी तो वेलोसिटी अलग है। तो ये कंडीशन भी नॉन यूनिफॉर्म की है, ये कंडीशन नॉन यूनिफॉर्म की है। अगर दोनों चीज़ें अलग हो जाए तो वो कंडीशन भी नॉन यूनिफॉर्म की है। फॉर एग्जाम्पल इसने 10 मीटर ट्रैवल करा 2 सेकंड में, आगे मैंने देखा कि 100 मीटर ट्रैवल करा 10 सेकंड में, आगे मैंने देखा कि 50 मीटर ट्रैवल करा 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी पूछूँ तो यहाँ पर आएगी 5 मीटर पर सेकंड, 100/10 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आई 50 मीटर पर सेकंड। तो ये भी तो अलग अलग होगी। तो ये तीनों ही कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है आपके पास, या तो एक सिंपल सा वर्ड बोल दो कि वेलोसिटी चेंज हो रही हो, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है वो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। या फिर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ये तीनों कंडीशन बता सकते हैं। जैसे इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if a body covers equal distance in unequal interval of time, or unequal distance in equal interval of time, or unequal distance in unequal interval of time, then its motion is called non uniform motion। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप याद रखना चाहें तो ऐसा मोशन जिसमें उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, क्योंकि हर एक में वेलोसिटी अलग अलग दिखाई है मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है बॉडी की, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वेलोसिटी चेंज ना हो तो वो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। If a body covers equal distance in unequal interval of time, or unequal distance in equal interval of time, or unequal distance in unequal interval of time, या तो ऐसा बोल लो, या फिर ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में तो लगातार वेलोसिटी एक जैसी रहती है। तो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो इस वेलोसिटी के चेंज होने को अगर आपको मेजर करना है कि किस रेट से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, भाई देखो मान लो आपके पास कोई चीज़ की वेलोसिटी बड़ी फास्ट चेंज हो सकती है, किसी की स्लो चेंज हो सकती है आपके पास, है ना। जैसे पिकअप बोलते हैं ना गाड़ी का, क्या होता है उसमें, मान लो आपने एक बाइक ली, एक बाइक है एक स्कूटी है, तो उसमें क्या होगा, बाइक अच्छी वाली बाइक है तो उसको आप ब्रेकर से कुदाते हो और स्पीड दे देते हो तो बहुत जल्दी वो 50 60 70 या 100 की स्पीड पकड़ लेती है। वही एक स्कूटी में आप पूरा मरोड़ दो उसको, या जो पुराने टाइम पे स्कूटर होता था उसकी स्पीड को पूरा मरोड़ दो, तब भी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती तब जाके बहुत देर में, कुछ टाइम लगेगी, उसके बाद 100 तक पहुँचेगा, 50 60 मतलब 70 80 इस तरीके से स्पीड जाएगी। तो एक में तो स्पीड बहुत जल्दी चेंज हो रही है, एक में धीरे चेंज हो रही है। तो ये स्पीड चेंज होने की जो रेट होती है इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे गाड़ी में जो स्पीड देते हैं ना हम नीचे से, वो एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर करता है क्या है, स्पीड को चेंज करा रहा होता है। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज कराने का, ठीक है, स्पीड को चेंज कराना या वेलोसिटी को चेंज कराना। तो एक्सेलरेटर पर पैर रखते हो तो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड as the rate of change of velocity of a body, rate of change of velocity of a body।
किस रेट से वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। जैसे इधर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी बॉडी, अगर एक्सेलरेशन होगी तो उसके पास, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन किस चीज़ की मेजरमेंट है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी रेट वर्ड आ जाए तो नीचे टाइम के साथ रिस्पेक्ट में आप चेंज देख रहे हैं, है ना आपके पास। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितने टाइम में वो वेलोसिटी का आपके पास चेंज आया है। तो इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, अगर यूनिट की बात करें तो ऊपर वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मीटर पर सेकंड, और सॉरी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम भी है तो 1 सेकंड नीचे आ गया, तो ये क्या बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट रहती है आपके पास। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आपके पास देखिए वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है, तभी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तभी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिफॉर्म मोशन में एक बॉडी है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो अगर बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कैसी होगी आपके पास कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इन वेलोसिटी लिखना ना ऊपर, तो चेंज कैसे निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे मान लो आपके 2 टेस्ट लिए मैंने, एक टेस्ट में आपके आए 10 नंबर और अगले टेस्ट में आए आपके 15 नंबर, तो कितने का चेंज हुआ, आप बोलेंगे 5 का चेंज हुआ। कैसे निकाला, फाइनल मार्क्स 15 माइनस इनिशियल मार्क्स 10, 15 घटा 10, तभी तो 5 का चेंज बताया आपने। तो चेंज कैसे निकलता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम भी कैसे निकलेगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, शुरुआत में जो वेलोसिटी को आपने देखा उस टाइम पे कितना टाइम था और बाद में कितना हो गया, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, फाइनली भी वेलोसिटी वही है, इनिशियली भी वेलोसिटी वही है, चेंज हो ही नहीं रही आपके पास, तो वेलोसिटी का चेंज जीरो, वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आपके पास, इसमें वी एफ और वी आई को इक्वल रख दूंगा तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई आपके पास, जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होती ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात कहाँ पे होगी आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हुआ करेगी आपके पास, ठीक है। समझ में आया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये क्या शो कर रहा है चेंज, चेंज को हम एक कीवर्ड से शो करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा वी किसका चेंज है, वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, डेल्टा, और डेल्टा किसको शो करता है, इट शोज लार्ज चेंजेस। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज को शो करने के लिए डेल्टा को यूज़ करते हैं। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। तो जैसे मैंने इधर डेल्टा वी लिखा है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी लिखा तो टाइम इंटरवल या बोल लो आपके पास चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोल रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी, इसको क्या बोल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा एक आप पहले भी वाले में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता था आपके पास, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम या टाइम इंटरवल बोल लो। और फिर मैंने आपको बताया था चेंज इन पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल लो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टाइम कैसे चेंज कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1। तो आप वेलोसिटी को भी कैसे लिख सकते हैं, चेंज को भी मैंने बताया डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का मतलब सिंबल है कि लिखते कैसे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी को आप कैसे लिख रहे हैं, सिंबल क्या है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, फिलहाल मैंने एक्स सिंबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, एस ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको पता होना चाहिए ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट लिखी है, ठीक है। तो डेल्टा एवरेज वैल्यूज़ को शो कर रहा है, चेंज दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन से में आया भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी का चेंज शो करता है आपके पास, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इसमें, ये सब आप 9th क्लास में सीख के आए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ना। यहाँ पे देखिए आपके पास, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज कैसे निकलता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ए ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है, देखो भाई टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, टाइम पीछे कभी जाता नहीं, तो t2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन t1, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना आगे। आप कभी ऐसा होता है क्या,
अभी 11 बजे हैं और 1 घंटे के बाद 10 बज जाएंगे, नहीं ना, 11 के बाद 1 घंटे के बाद 12 ही बजेंगे ना आपके पास। तो टाइम तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहने वाली है आपके पास, टाइम का चेंज तो पॉजिटिव, टाइम तो आगे ही बढ़ता चलता है एकदम आपके पास, है ना। वेलोसिटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो कब होगी, नीचे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को भाग करेंगे तभी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है v फाइनल माइनस v इनिशियल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो v फाइनल शुड बी ग्रेटर देन v इनिशियल, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है इनिशियल से। मतलब शुरुआत में बॉडी स्लो चल रही थी, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तब उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। तो कोई भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेट होना मतलब एक्सेलरेशन का बढ़ना, एक्सेलरेशन का ग्रेटर देन जीरो होना, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या शो करता है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो क्या शो करता है, ये बताता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, आपके पास स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है। पहली बात तो ये शो करता है। ठीक है, तो इसके साइन से तो ये पता चला कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और इसकी वैल्यू क्या शो करती है, इसकी वैल्यू ये शो करती है कि किस रेट से इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। प्लस देखो एक्सेलरेशन मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव साइन देखते ही आपने बोला वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या शो करती है, ये शो करती है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो अगर मैं आपको कोई बॉडी दे दूँ ओ जिसकी एक्सेलरेशन प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सपोज करो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं आपको दे देता हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड से शुरुआत में चल रही थी, तो 1 सेकंड बाद इसकी आपसे वेलोसिटी पूछूँ तो कितनी होएगी, आपको एक्सेलरेशन बता रखे हैं, एक्सेलरेशन से आपने देखा प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्लस का मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी, हर सेकंड में 5 की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगली 1 सेकंड में, पहले 10 थी, अगले 1 सेकंड में 5 बढ़नी है तो कितनी हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। अगली 1 सेकंड और बीत जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5 और बढ़ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलते हैं कि हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन का साइन ये बताता है वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है। वो सेकंड केस करें अगर एक्सेलरेशन इज लेस देन जीरो, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो का मतलब तो समझ गए बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। केस 1 ये था कि अगर बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो तो उसका मतलब सेम वेलोसिटी से चल रही है। बॉडी की एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो तो उसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर बॉडी की एक्सेलरेशन लेस देन जीरो तो ये क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला तो ये था, ये लेस देन जीरो कब हो सकती है, नीचे तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, टाइम तो कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं आपके पास, है ना। तो नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ओवरऑल इसको नेगेटिव बनाना है, ये लेस देन जीरो करना है। तो ओवरऑल नेगेटिव कैसे होगा, जब किसी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव से भाग करें तभी नेगेटिव होगा आपके पास, है ना। तो इसका मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये नेगेटिव रहा होगा। इसका मतलब क्या है, वी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, मतलब कि शुरुआत में वेलोसिटी ज़्यादा फाइनली कम। तो पहले जैसे 100 की स्पीड से चल रही थी, फिर घटती गई 70 80, ब्रेक लगा दिए, मान लो आपने गाड़ी चला रखी है 100 की स्पीड पे जा रही है और हल्के हल्के आप ब्रेक लेने लग गए, तो क्या होगा, 100 से कम होती आएगी स्पीड, 100 से 80 हो जाएगी, 60 50 और फाइनली आके रुक जाएगी आपके पास। तो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, शुरुआत में ज़्यादा स्पीड से चल रही थी, बाद में घट रही है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का नेगेटिव होना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, उसकी स्पीड लगातार आपके पास कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम भी है आपके पास, जैसे क्या नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आप पे ये लिखा मिले कि एक बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्केल से, तो उसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन में रखी है, उसकी स्पीड लगातार घट रही है। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, वो होता है आपके पास रिटार्डेशन। क्या है, रिटार्डेशन। ए बॉडी इज रिटार्डिंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है बॉडी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक वर्डिंग्स आपके पास इसी में यूज़ करूँ, जैसे मैंने एक्सेलरेशन ली थी प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी में अगर मैं आपको यूज़ करूँ, ए बॉडी इज रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो इसका मतलब क्या है आपके पास, जब भी इधर लगा ना डी एक्सेलरेशन, ठीक है, विद ए रेट ऑफ लिख लो, विद ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्केल, ठीक है, इस रेट से डी एक्सेलरेट हो रही है। तो जब भी आपको रिटार्डिंग या डी एक्सेलरेशन मतलब दे दिया तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये दे रखा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है उसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। तो सपोज करो बॉडी की वेलोसिटी आपके पास जब टाइम t = 0 था या टाइम t = t1 था, उस टाइम पे सपोज करो बॉडी की वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड की, तो अगली 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि वेलोसिटी घटने वाली है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो करती है, वेलोसिटी घटेगी, ये तो श्योर है, वेलोसिटी घटेगी। किस रेट से घटेगी वो उसकी वैल्यू बताती है। तो कितनी वैल्यू है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो अगली 1 सेकंड में पूछूँ, पहले 100 थी तो अगली 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5 घटा दो इससे 95 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगली 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 90 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कम हो रही है आपके पास। तो ये होता है आपके पास एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज की रेट क्या है, वेलोसिटी चेंज होने की रेट क्या है, ये किससे पता चलता है आपके पास, एक्सेलरेशन से आपके पास, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ए बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा आपके पास, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आता रहता है इन जनरल सा, ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। ए बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ए बॉडी is moving in uniform motion, what is the force acting on it, what is the force acting on it, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते। तो आप बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अभी देखो इधर फर्स्ट केस बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितनी, 0, बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 तो आपने देखो फोर्स निकालना, तो फोर्स का फॉर्मूला आप देखिए भाई, आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो एक्सेलरेशन कितनी है बॉडी की, 0, तो एक्सेलरेशन को 0 रख दो तो फोर्स कितना आ गया आपके पास, 0 के बराबर। तो एक बॉडी अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, याद आया। न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर आपको 9th क्लास का याद है तो वो क्या बोलता था, एक बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन में रहेगी। ये कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में वैसे ही चलती रहेगी, डायरेक्शन वायरेक्शन कोई अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो यही तो है, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो उस पर फोर्स नहीं होता, उस टाइम पे फोर्स बैलेंस होते हैं सारे। बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म में ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, अदरवाइज फोर्स की जरूरत नहीं होती। अगर किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए रखना है तो उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप एक बॉल इधर फेंक दो, जिस वेलोसिटी से बॉल फेंकिए ये उसी से चलती चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो ये जैसे फेंकी है ना वैसी चली जाएगी। अब होता क्या है रियल लाइफ में, बॉल फेंकी थोड़ी दूर जाके नीचे गिर गई, क्यों गिर गई, क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ नीचे खींच रही है, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर वो अर्थ वाला फोर्स मैं हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दूँ तो बॉडी बिल्कुल सीधी ही चलती जाएगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है आपके पास, जिस वेलोसिटी से चली उसी वेलोसिटी से चलती चली जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर नहीं होता आपके पास। जैसे अगर किसी रॉकेट को जब भेजा जाता है दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लेनेट पे, या मतलब किसी चांद वगैरह पे, कहीं पे और कहीं पे, तो जैसे ही वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलती है ना, तो जिस वेलोसिटी से निकली है उसी से चलती चली जाती है। फिर क्यों, क्योंकि बॉडी पर उस टाइम पे बाहर निकलने के बाद कोई फोर्स ही नहीं होता, और जब बॉडी पर कोई फोर्स नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहेगी बिना डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है। तो रॉकेट वगैरह एक बार जैसे ग्रेविटेशनल पुल को एक बार कवर कर गए अर्थ के, तो फिर वो सेम स्पीड से चलते एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं आपके पास, ठीक है। डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज करने के लिए इग्निशन देना पड़ता है। तो ये था आपके पास एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, एक या 2 लेक्चर आपका पूरा न्यूमेरिकल पे रहेगा। 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं इसी में आपके पास। ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में रहने, अगर बॉडी है तो उस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें और, रिटार्डेशन का मतलब समझ में आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। 1-2 चीज़ें और देखते हैं। जैसे आपके पास हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये क्या होता है,
ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसके बारे में देखते हैं भाई, ठीक है। ओके, देखो यूनिफॉर्म का मतलब अभी भी क्या है आपके पास, सेम है। सेम एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन तो है पर कैसी है, सेम है। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन कब आती है बॉडी में, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो आपके पास, है ना। एक बॉडी में जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक्सेलरेशन तो तब आती है आपके पास, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, बॉडी की एक्सेलरेशन लगातार एक जैसी बनी रहे, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन बॉडी की सेम, मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज सेम, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं आप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं आपके पास, है ना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब समझते हैं क्या भाई। एक्सेलरेशन क्या होती थी आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम में वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो रहा हो, तो आप बोलेंगे कि आपके पास, देखिए भाई वेलोसिटी चेंज होनी जरूरी है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन सेम कब होगी, जब लगातार एक जैसा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी सेम रहेगी आपके पास, सेम चेंज होगी तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो इफ़ ए बॉडी, इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी या ऑब्जेक्ट इज सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, इन इक्वल interval of time, then the motion of the body, then motion of body is called uniform accelerated motion, uniform accelerated motion, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो कब, जब चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी का चेंज अगर सेम हो रहा हो लगातार, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है इसका फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, फ्री फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। तो पहले बात कर लेते हैं कि फ्री फॉलिंग क्या होता है, हालांकि इसको आगे डिस्कस करेंगे, ये आगे आएगा आपके पास, पर फिर भी बता देता हूँ। फ्री फॉलिंग किसको बोलते हैं, जब कोई बॉडी मूव करे ओनली द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बस गिर रही है या मूव कर रही है, और कोई फोर्स वहाँ पर नहीं लग रहा, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कोई भी फोर्स है, सब नेगलेक्ट कर दिए, तो जब भी कोई एक बॉडी मूव करती है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है। चाहे ऊपर फेंको, नीचे फेंको, कहीं फेंको, मान लो इसको मैं फेंकता हूँ, जैसे ही मैं इसको इधर ऐसे फेंकता हूँ, तो अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दूँ, तो एक बार फेंकते वक्त मैंने फोर्स लगाया है, जैसे ही ये हवा में गई, तो अब कौन सा फोर्स है इस पर, मैं लगातार तो हाथ लगाया नहीं हुआ हूँ इधर, मैंने तो बस एक बार टच यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स दिया था। इस फोर्स की वजह से जैसे ये हवा में जाते, तो उधर सिर्फ अर्थ इसको नीचे खींच रही है, हवा का रेजिस्टेंस मैंने नेगलेक्ट कर दिया, तो ओनली एकमात्र इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो जस्ट अर्थ की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में अब ये थोड़ा आगे तक जाती है और फिर जाके ऐसे गिर जाती है आपके पास। तो ये सारा मोशन इसका किस वजह से हुआ, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ। मैंने तो एक बार फेंक के छोड़ दिया था, उसके बाद इसके मोशन को ऑब्जर्व करो ना आप, उसके बाद तो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जाके गिर रही है आपके पास, है ना। तो इस टाइम पे ये ओनली अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये फ्री फॉल कर रहा है। ऊपर फेंको, नीचे फेंको, हर जब भी हवा में बॉडी है, और अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई रस्सी वस्सी बांध के खींचा नहीं जा रहा है अगर बॉडी को, तो उस टाइम पे बॉडी फ्री फॉल कर रही है। भाई पतंग है, पतंग को ऊपर गया, पतंग से तो रस्सी लगी, धागा लगा होता है आपके पास, है ना, तो उसको तो हम अपनी मर्जी से फोर्स लगा रहे होते हैं खींच के या ढील छोड़ के आपके पास, है ना। तो उस टाइम पे फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल में क्या कंडीशन है, ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही बॉडी को मूव करना है, तो फ्री फॉलिंग उसको बोलते हैं। तो अब जैसे मैं अगर किसी बॉडी की फ्री फॉलिंग की बात करता हूँ, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आपके पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगी बॉडी आपके पास। कैसे, देखिए वैसे अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू आप पढ़ के आए 9th क्लास में, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक एक्सेलरेशन है, पर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली अभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ, है एक्सेलरेशन ये आपके पास, है ना। तो सपोज करो एक बॉडी आपके हाथ में थी और फ्री फॉल कर रही है, आपके हाथ में रेस्ट पे थी, आपने इसको छोड़ दिया तो नीचे गिरने लगी, तो अब ध्यान दो किस वजह से नीचे गिर रही है, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही नीचे गिर रही है आपके पास। तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। इसका प्लस साइन क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। अभी बताया था ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आपके पास, ठीक है। प्लस साइन का मतलब तो ये है,
फिर कितने से वेलोसिटी बढ़ेगी ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ जाएगी। शुरू में हाथ में रेस्ट पे थी, आपसे पूछूं 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, आप बोलेंगे वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड की। आपसे पूछूं अगली 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें 10 और बढ़ जाएगी, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की। अगली 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड की। तो हर सेकंड में वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, देखो वेलोसिटी चेंज जरूर हो रही है, पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 10 होगी, फिर 20 होगी, 30 होगी, वेलोसिटी चेंज जरूर हो रही है, पर हर बार कितने से चेंज हो रही है, या 0 से 10 होने में कितने का चेंज आया, 10 का। 10 से 20 चेंज होने में कितने का चेंज आया, 10 का। 20 से जब 30 हुई तो कितने का चेंज हुआ, हर बार वेलोसिटी का चेंज सेम, वेलोसिटी का चेंज हर बार 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा है। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज होनी जरूरी है। चेंज ही नहीं होगी, लगातार 10 से गिरती रहेगी तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगी आपके पास। तो वेलोसिटी चेंज होनी जरूरी है, चेंज ही नहीं होगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी। आप पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब वेलोसिटी का चेंज सेम हो, तो यहाँ लगातार हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज होती है फ्री फॉलिंग के टाइम पे। तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल हो गया आपके पास। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नेक्स्ट टॉपिक में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप समझ गए होंगे नॉन का मतलब नॉट सेम एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन सेम ना हो। एक्सेलरेशन सेम कब नहीं होगी, जब वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी का चेंज अलग अलग टाइम में अलग अलग हो। तो ऐसा तो आप नॉर्मल कहीं भी देख सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी कभी ब्रेकर पे रुक गई, कभी फास्ट चली, कभी स्लो चली, तो कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा, कभी वेलोसिटी का चेंज कम, कभी वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है, तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये था आपके पास यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलग है और यूनिफॉर्म मोशन अलग है। यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी ही कॉन्स्टेंट रहती थी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हुई तो वहाँ पे तो एक्सेलरेशन होती ही नहीं थी। यहाँ पर एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन है, बस सेम वैल्यूज रखे हुए हैं आपके पास। ठीक है, आगे जाके इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब आपके पास मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो। तो याद रखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है आपके पास। ठीक है, एक दो चीज़ें और मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ मैं, और वे चीज़ें मैं अगले लेक्चर का बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि मैं अगला लेक्चर वहाँ से कंटिन्यू कर सकूँ इसलिए। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड पढ़ी थी हमने। स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेता हूँ और बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ होती है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम वो पोजीशन चेंज करने में ले रही। ठीक है, यही था आपके पास फॉर्मूला। तो इस वेलोसिटी को कैसे लिखते थे आपके पास, इस वेलोसिटी को लिखते थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यह भी बताया था मैंने कि ये पोजीशन का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टाइम का चेंज कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, ऐसे ही तो लिखा था आपके पास। अभी इस चेंज को लिखना सिखाया था मैंने, डेल्टा से लिखते हैं लार्ज चेंज को। कैसे हुआ, ये मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये क्या देखता है, एक गाड़ी इधर खड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी इधर, ओके। जब इसने, ये गाड़ी पहले से इधर चलती आ रही होगी, सपोज करो उस तरफ ये गाड़ी चल रही है, तो इसने जब गाड़ी को देखा तो गाड़ी ऑलरेडी इस पोजीशन पे थी, तो इस पोजीशन को मान लिया x1 पोजीशन। ठीक है, उस टाइम पे कुछ टाइम बीत चुका था T1, जब गाड़ी ओरिजिन पे आई तो उस टाइम पे टाइम 0 था, तो उसने घड़ी स्टॉप वॉच यहाँ पे चालू कर दी थी, उसने गाड़ी को यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो कुछ तो टाइम बीत गया होगा ना, 1-2 सेकेंड, तो ये वो टाइम। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसे मेजर करी, ओरिजिन से 1 2 3 4 5 कितने यूनिट आ गए हैं, वो इसकी पोजीशन होगी। फिर इसने अपने घड़ी में देखा कि 2-4 सेकंड और बीत गई, तो वो टाइम T2 मान लिया। गाड़ी उस टाइम पे उसने देखी कि यहाँ पहुँच गई आपके पास, है ना, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो पोजीशन में चेंज कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टाइम में चेंज कैसे निकाला, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यही तो था आपके पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। इसको कैसे लिखते हैं आप, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं आपके पास, है ना। तो एवरेज का सिंबल ये होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसमें क्या रहता है, एवरेज वेलोसिटी मैं डिटेल में कराया मैंने आपको, और मैंने उसमें बताया था कि आप जैसे स्कूल बस में स्कूल पहुँचे,
तो बस कभी धीरे चली, कभी फास्ट चली, कभी रुकी भी। पर जब आप स्कूल पहुंच गए और वहाँ आने के बाद मैंने आपसे पूछा कि किस स्पीड से आपकी बस आई है, तो आप कुछ नहीं सोचते, आप ये नहीं बताते मेरे को कभी भी यहाँ पे स्लो चली, यहाँ पे फास्ट चली, ऐसा कभी नहीं बताते। आप मेरे को एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, है ना। तो उसमें आपके पास एक बड़ा टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। ये तो हो गया एवरेज। अब एक तरीके की वेलोसिटी और होती है, ये एवरेज वेलोसिटी थी। एक तरीका जो मैं मेन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये है आपके पास, टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, इसकी बात करने जा रहा हूँ। मतलब जो मैं कह रहा था ना कि एक नया टॉपिक जो अगले लेक्चर का बेस होगा, उसकी बात करें। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब होता है उसी क्षण, जिस टाइम पे पूछा गया उसी टाइम पे बताओ। तो दोबारा से उसी एग्जांपल पे जाता हूँ। आप स्कूल बस में आ रहे हैं, तो बस कहीं पे स्लो हुई, कभी फास्ट हुई, कभी रुकी हुई, और आपसे स्कूल में आने के बाद अगर आपसे पूछा जाए किस स्पीड से आप आए हैं, तो उस टाइम पे जो आप स्पीड बताते हैं वो तो होती है एवरेज। पर आप उस टाइम पे बस में ही खड़े हैं और मैं पूछ लूँ अभी बताओ भाई कितनी स्पीड है, तो आप जस्ट स्पीडोमीटर में उसी टाइम पे देखेंगे और बता देंगे 30 से चल रही है, 40 से चल रही है, 50 से चल रही है। तो उसी क्षण जो मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने आपको जो वेलोसिटी पूछी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। द वेलोसिटी या कह लो स्पीड, द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर, मतलब जिस टाइम पे पूछा गया है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया सोचने का। एवरेज में आपको फुल टाइम होता है। मैंने आपसे स्कूल में आने के बाद पूछा है कि भाई किस स्पीड से आए, आपसे मैं घर जाने के बाद भी पूछता ना, तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस इतना है स्कूल से घर का, टोटल टाइम मेरे को इतना लगा, पूरा टाइम दे रखा है आपको, तो 30 मिनट लगी है, 1 घंटा लगा, जितना भी लगा है ना, वहाँ पे पूरा टाइम इंटरवल होता है, T2 - T1 की कोई वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको उसी इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, मैं टाइम बीतने ही नहीं दे रहा। मैंने कहा अभी बताना है तो अभी बताना है, 1 सेकंड ना तो बाद ना 1 सेकंड पहले, मैंने आपको कोई टाइम गैप ही नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कोई टाइम नहीं, जिस टाइम पे पूछा उसी टाइम पे बताओ। तो जो यहाँ पर जो टाइम का चेंज है, ये चेंज नहीं होना चाहिए टाइम। अगर टाइम चेंज नहीं हो, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, उसी क्षण का मतलब क्या है कि जो ये T1 टाइम शुरुआत में था और ये T1 से T2 बीत गया, मैं ये नहीं चाहता कि T1 से टाइम T2 होए, तो T2 और T1 के बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम टाइम, नेग्लिजिबल टाइम बीतना चाहिए। नेग्लिजिबल टाइम बीतने का मतलब है कि जो टाइम का चेंज है ये आपको जीरो को टेंड करता हो, मतलब चेंज जीरो को टेंड करता हो। चेंज कैसे लिखते थे, T2 - T1, ये जीरो को टेंड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं टेंड करना, इक्वल टू जीरो नहीं बोलना, टेंड करना मतलब कि उसकी जीरो की तरफ जाना। तो T2 - T1 इनके बीच का गैप इतना कम कर देना है कि ये लगभग जीरो आ जाए। दो चीज़ों के बीच का गैप, दोनों चीज़ें लगभग इक्वल हो जाती है तभी तो जीरो आता है। 2 - 2 जीरो, 2 - 1 जीरो थोड़ी होता है, 2 - 2 करेंगे तभी जीरो के आसपास जाएगा ना। तो मैंने इतना कम इनके बीच का गैप कर दिया कि इस टाइम के बाद मैंने टाइम बीतने ही नहीं दिया, एक तरीके से इतना कम टाइम में गैप कर दिया मैंने, ठीक है। तो जब टाइम गैप बहुत कम हो गया तो उस टाइम पर जो मैंने आपसे वेलोसिटी पूछी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी क्षण वेलोसिटी कब निकलेगी, जब आप ये जो टाइम का गैप है ये जीरो को टेंड करा देंगे, ठीक है। इस डेल्टा टी को आप जब जीरो को टेंड करवा देंगे तो टाइम बीतता ही नहीं, तो मतलब लगभग उसी क्षण आप जो वेलोसिटी बताने जाएंगे मेरे को, जो पोजीशन का चेंज बताएंगे वो उसी टाइम पे बताएंगे जिस टाइम पे पूछा गया है। टाइम का चेंज जीरो ले लें आपके पास, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं ये शो करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज लिखना आ गया था हमको, हमने एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या इसका दूसरा क्या था मेथड आपके पास, x2 - x1 डिवाइडेड बाई T2 - T1। अब मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने की पूछ रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मैंने क्या कर दिया कि टाइम में चेंज लगभग जीरो है, कोई टाइम में चेंज हुआ ही नहीं है उसी क्षण, तो लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसमें मैं डेल्टा टी को लगभग जीरो से टेंड करा रहा हूँ। तो जो ये सिंबल है ये कैसे चेंज हो जाता है इसको बता रहा हूँ। तो वी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, बिना डायरेक्शन चेंज हुए, तो उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी होती है। तो ये जो सिंबल है ये dx बाई dt लिखा जाता है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब ध्यान देना, जब भी ये डेल्टा किसको शो कर रहा था, लार्ज चेंज को,
जो मैंने डी लिखा है ये किसको शो कर रहा है, ये शो करता है आपके पास फिजिक्स में स्मॉल चेंज। जब भी आप डेल्टा को 0 को टेंड करा दो, डेल्टा बहुत छोटा कर दो, तो उस टाइम पे डेल्टा आपके पास डी में चेंज हो जाता है आपके पास, ठीक है, डी में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे इधर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, डेल्टा आपने बहुत छोटा ले दिया तो ये और भी स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज को तो डेल्टा शो करता है, जब टाइम गैप था तो लार्ज चेंज था, अब बहुत स्मॉल चेंज है आपके पास तो डी से उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बाई डी टी। अगले लेक्चर में हम डी एक्स बाई डी टी मतलब कि ये डी बाई डी टी ये क्या है, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें मैथ्स की लैंग्वेज में, मैथ्स लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, या फिर इसको मैथ्स में ही डेरिवेटिव लेना भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलस मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, उसमें हम कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे और कैलकुलस में सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मैथ्स का हल्का फुल्का मैथ्स का यूज़ होएगा, तो ये डिफरेंशिएशन के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी निकालना, वो कल वाले लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, इंस्टेंटेनियस उसी क्षण, कोई टाइम नहीं बीतने देना चाहते, तो डेल्टा टी को 0 से टेंड करा देंगे, ठीक है। ओके, एक और बात कर लेते हैं, ये थी आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। इसी तरीके से मैंने अभी आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताया था। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना टाइम इसमें लगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, या इसको डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिखा था। तो ये तो थी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ लूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती नीचे, इंस्टेंट खाली ये भी लिख दो कोई बात नहीं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये इसमें कंडीशन लगा दूंगा, किसमें, एवरेज वाली वैल्यू में, मतलब टाइम का गैप ही नहीं आने दूंगा, 0 को टेंड कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा किस में चेंज हो जाता है, डी में, तो डी वी बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इस डी बाई डी टी को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, और इसका जिक्र हम अगले लेक्चर में कैलकुलस मेथड में करेंगे आपके पास, ठीक है। तो यही चीज़ बताने के लिए, आपको अगले लेक्चर की बेस बनाने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं कि ये डेरिवेटिव क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अगला लेक्चर आपका कैलकुलस मेथड पे रहेगा, हम थोड़ा सा कैलकुलस सीखेंगे, थोड़ा सा मैथ्स सीखेंगे, जो आपका फिजिक्स में यूज़ होता है, जितना आपका फिजिक्स में यूज़ होता है सिर्फ उतना ही सीखेंगे। उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, और ग्राफ्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करके अगला लेक्चर न्यूमेरिकल्स पे, तो 4 लेक्चर और लगेंगे इसमें, और फिर हम मोशन इन प्लेन की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसमें हम वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट हो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।